हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू विजन इंस्टीट्यूशन। और आज जो अपन बात करने वाले हैं वो बिल्कुल बेसिक सी बात है आपके लिए, क्योंकि ये एकदम बेसिक सा डिजीज है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। आरएच इनकम्पेटिबिलिटी से होने वाला ये डिसीज है ना। इसको और में नहीं रखना है कि आरएच इनकम्पेटिबिलिटी को ही इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस बोल दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। मैं आपको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का पहले मीनिंग समझाऊंगा और उसके बाद आप समझ जाएंगे कि इसको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस क्यों कहते हैं। अ, तो उसके लिए क्या होता है कि देखो, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आरएच इनकम्पेटिबिलिटी होती है, ठीक है, ये अपना कौन सा लेक्चर है वो भी लिखते चलना, लेक्चर नंबर 12 है। आरएच जब भी इनकम्पेटिबिलिटी चलती है तो उससे क्या होता है कि ध्यान से समझना, इट विल कॉज हीमोलाइसिस। ये क्या करवाएगा? हीमोलाइसिस करवाता है। नाउ हीमोलाइसिस तो होता है, लेकिन हीमोलाइसिस होने की वजह से बॉडी में क्या हो गया, आरबीसी एकदम से कम हो जाएंगे, आरबीसी कम हो जाएंगे। अब बॉडी तो चाहता नहीं है, बॉडी हमेशा अपना नॉर्मल होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखता है। होम्योस्टेसिस क्या होता है ये आप इकोलॉजी में पढ़ोगे, लेकिन बॉडी में देखो, जो एक्स्ट्रा डेफिनेशन होते हैं ना वो लिखा करो, क्योंकि वो एक्स्ट्रा नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के किसी और पार्ट से आती है। बॉडी जो होती है वो अपना नॉर्मल फंक्शन, यानी कि चाहे वो बॉडी में कंसंट्रेशन हो, टेम्परेचर हो, है ना, वॉल्यूम हो, जैसे कि फ्लूइड का वॉल्यूम है, लिम्फ का वॉल्यूम है, ये सारी जो चीजें होती है, इसको जो मेंटेन करते हैं अपन, इसको ही अपन क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस। तो जैसे ही आरबीसी कम हो जाएंगे तो ब्लड की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई ब्लड में कंसंट्रेशन आरबीसी की कम हो गई, तो बॉडी ऐसा चाहेगी कि भाई अपन आरबीसी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देंगे। किसको? आरबीसी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देंगे। अब मेरे को एक बात बताओ कि आरबीसी प्रोडक्शन आपने इंक्रीज कर दिया, तो मान लो कि ये मैंने इमेच्योर आरबीसी, जिसके अंदर न्यूक्लियस है, वो बहुत सारे बना दिए। लेकिन साइमल्टेनियसली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मैच्योर आरबीसी है, आपके जो मैच्योर आरबीसी है, उनका हीमोलाइसिस यानी कि डिस्ट्रक्शन हो जा रहा है, ठीक है। तो बॉडी इतने सारे इसके खिलाफ, इसको मेंटेन करने के लिए या इस चीज को क्या बोल सकते हैं, कंपनसेट करने के लिए इतने सारे आरबीसी बना देती है कि ये जो इमेच्योर आरबीसी जो होते हैं, इनको टाइम ही नहीं मिलता कि ये मैच्योर होते हैं और ये सीधा कहाँ पे आ जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं। और आपको पता है कि इमेच्योर आरबीसी को अपन ने क्या नाम दिया था, इरिथ्रोब्लास्ट, इरिथ्रोब्लास्ट। लेकिन जब इनकी कंसेंट्रेशन बहुत बढ़ जाती है, तब इस पूरी कंडीशन को, जैसे कि आरबीसी बढ़ जाते हैं तो उसको अपन पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं, उसी तरीके से जब इरिथ्रोब्लास्ट बढ़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं अपन इरिथ्रोब्लास्टोसिस। और ये चीज किस में होती है, फीटल में होती है ना, फीटस में होती है कि भाई फीटल जब डेवलपमेंट हो रहा होता है फीटस, तब उसमें होते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। तो आरएच इनकम्पेटिबिलिटी हुई, ध्यान से समझना, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी हुई, उसकी वजह से हीमोलाइसिस हुआ, आरबीसी डिक्रीज हो गए। उसको कंपनसेट करने के लिए बॉडी क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा आरबीसी प्रोडक्शन करती है, लेकिन इतना सारा हीमोलाइसिस यानी कि सीवियर हीमोलाइसिस हो जाता है, कितना सीवियर हीमोलाइसिस हो जाता है, और बॉडी को टाइम ही नहीं मिलता है कि वो इन आरबीसी का मेच्योरेशन करवा पाए, और इमेच्योर आरबीसी जो होते हैं वो ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं। और इसी कंडीशन में इसको अपन बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस, और ये फीटस में देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। अब ये जो हिमोलाइसिस है वो किन किन कंडीशन में होता है? हिमोलाइसिस की वजह से एक तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस होता है, दूसरा बेबी में जॉन्डिस हो जाता है, यानी कि फीटल जॉन्डिस, जिसको अपन कर्निक टंस भी बोलते हैं। दूसरा उसके अलावा क्या हो सकता है, हाइड्रोप्स फिटालिस हो जाता है, यानी कि बेबी जो होता है उसके ब्रेन में, यानी कि सेफेल वाले जो पार्ट होता है, सेफेलिस, वहाँ पे वाटर एक्युमुलेशन हो जाता है। तो ये सारे कंडीशन हो जाती है, इडीमा हो जाता है, बहुत सारी कंडीशन हो जाती है, और बेबी की इवन डेथ हो जाती है। किसकी डेथ हो जाती है? बच्चे की डेथ होने की चांसेस भी है। तो आरएच इनकम्पेटिबिलिटी को मैंने इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस से आपको अलग करके दिखाया, तो आपको बुद्धि से काम लेना है, ठीक है। अब ये हिमोलाइसिस किन किन कंडीशन में होता है, उसके लिए लिखो केस 1। केस 1 लिखो। केस 1 क्या होता है, ध्यान से समझना, कि मान लो कि कोई आरएच पॉजिटिव पर्सन है और वो आरएच नेगेटिव को ब्लड डोनेट कर रहा है। तो सपोज दैट
RH पॉजिटिव पर्सन डोनेट्स ब्लड टू RH नेगेटिव पर्सन। अब मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव वाला किसी का भी ब्लड ले सकता है, पॉजिटिव का भी नेगेटिव का भी, लेकिन नेगेटिव वाला नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वाले ने अगर पॉजिटिव का ले लिया तो उसके खिलाफ क्या बनाएगा? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। तो जैसे ही ये ब्लड लिया सॉरी, जैसे ये ब्लड लिया तो यहाँ पे फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स होता है। अब आप ध्यान से समझना कि जब भी फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स होता है तो वहां पे बी सेल्स आते हैं, टी सेल्स आते हैं। मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है, इसलिए मैंने बोल रहा हूँ कि आप ये मत समझो कि एनिमल टिश्यू जो है वो एग्जाम में नहीं आने वाला है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एनिमल टिश्यू एग्जाम में नहीं आता, ऐसा मत समझना। मैंने सारे बेसिक्स, एंटीबॉडी के बेसिक्स भी मैंने आपको पहले ही बताया है, क्योंकि एंटीबॉडी आप 12th में जाके पढ़ते हो, तब तक आप क्या रट्टा मारोगे, इसीलिए पहले ही बताया। तो समझो कि इम्यून जो रिस्पॉन्स होता है वहां पे बी लिम्फोसाइट्स आते हैं। कौन से आते हैं? बी लिम्फोसाइट्स आते हैं। तो पहले के सारे लेक्चर्स देख के आना भाई, 7 लेक्चर, 7 नहीं 11 लेक्चर है, प्लेलिस्ट में है, आप देख लेना। बी लिम्फोसाइट जो आते हैं वो दो तरीके के सेल का प्रोडक्शन करते हैं। जब भी इम्यून रिस्पॉन्स होता है तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन की बात आती है तो वहां पे बी लिम्फोसाइट्स आते हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं प्लाज्मा सेल्स, और दूसरे सेल्स होते हैं मेमोरी सेल्स। ठीक है। अब प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं ना, ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन करते हैं। अब ये यहाँ पे ये भी होते हैं आईजीएम, और ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन में भी आईजीएम इज ग्रेटर देन आईजीजी मैं लिख रहा हूँ। अब ध्यान से समझना ऐसा क्यों, आईजीएम क्यों ज्यादा होता है। आईजीएम से याद रखो कि ये मेमोरी सेल्स होते हैं, यानी कि ये क्या करेंगे कि अभी आईजीएम जो होते हैं वो अटैक नहीं करते, वो सिर्फ याद रखते हैं कि अच्छा ये वाला बंदा है। अगर वो दूसरी बार आता है तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे, क्लास स्विचिंग करके एक टेक्निक होती है, एक प्रोसेस होती है, तो उसमें वो कन्वर्ट हो जाते हैं आईजीजी में। सॉरी, पानी पी लेने दो। हाँ, तो सॉरी फॉर ग्लिच, बट फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है कि मेमोरी सेल्स ज्यादा बनते हैं, यानी कि ऐसे सेल्स तो अटैक कम होगा। तो अगर पहली बार गलती से देखो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में याद रखना कि पहली बार दूसरी बार का कुछ नहीं होता है, क्योंकि ब्लड बॉडी में ही रहता है। ठीक है, ब्लड कांटेक्ट अलग चीज है कि भाई ब्लड कांटेक्ट हुआ तो वो अलग चीज है, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन में तो क्या ब्लड बॉडी में ही रहता है। तो अगर आपने ये इस चीज को रोका नहीं, आपने याद रखना कि इधर मैं लिख रहा हूँ कि देर आर नो मेजर प्रॉब्लम्स, बिकॉज कि यहाँ पे ये अटैक नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ मेमोरी सेल्स को प्रोड्यूस करेगा। तो क्या, देर आर नो मेजर प्रॉब्लम्स, या तो कोई कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे नहीं होगा इन फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन। या तो लिखो इनिशियली, क्योंकि जैसे ही आपको पता चलता है, यहाँ पे आपको साइंस मिल जाते हैं कि भाई ये ट्रांसफ्यूजन आपने गलत किया है, तो वहां पे इमीडिएट रिएक्शन या डिलेड रिएक्शन अपने को देखने को मिलती है। तो तुरंत ही अपने को क्या करना पड़ता है, ट्रांसफ्यूजन रोकना पड़ता है। तो लिखो, बट रेसिपिएंट shows some immediate some immediate ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ये अभी आपको याद नहीं करनी है, ये मेडिकल में जाके याद रखना। कुछ नहीं होता है, इसमें फीवर होता है, रैशेस हो जाते हैं, आपको जो ट्रांसफ्यूजन की साइट होती है वहां पे इडीमेटस इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, ये सब देखने को मिलता है। तो अपने को क्या करना पड़ता है,
तुरंत ही उसको रोक देना है। तो स्टॉप ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली, तुरंत ही उसको रोक दो और ध्यान रखो कि दूसरी बार वो ट्रांसफ्यूजन ना हो। ओके, अब लिखो बट इफ, वही पर्सन को आपने क्या किया कि दूसरी बार अगेन दैट पर्सन, अगेन दैट RH नेगेटिव पर्सन गेट्स RH पॉजिटिव ब्लड, तो याद रखना यहाँ पे क्या होगा, मैसिव हीमोलाइसिस हो जाएगा। अब उस पर्सन के ब्लड का नहीं होगा, जो डोनेटेड ब्लड होगा उसका ही होगा, लेकिन अपन किसी को ब्लड डोनेट क्यों करते हैं, क्योंकि उसके पास ब्लड कम है। तो जाहिर सी बात है कि जो डोनेटेड ब्लड होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मैसिव हीमोलाइसिस की वजह से एकदम से वॉल्यूम कम हो जाएगा, उसमें डेड सेल्स ज्यादा हो जाएंगे, मास्ट सेल्स आएंगे, फेगोसाइटिक सेल्स आएंगे, और वहां पे दिक्कत हो सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, क्योंकि मास्ट सेल्स और फेगोसाइटिक सेल्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इसके साथ क्या करते हैं, बॉडी के सेल्स को भी नुकसान करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये सब हो सकता है, हीमोलाइसिस हो सकता है। और यहाँ पे इन सीवियर केसेस पर्सन कैन डाई, डाइड ऑल्सो, कि भाई पर्सन क्या हो सकता है, मर भी सकता है। तो ये तो हो गया पहला केस। दूसरा जो केस है वो आपको याद रखना है, वो होता है प्रेगनेंसी का केस होता है। केस 2 लिखो, सपोज दैट मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिफोर मैरिज, बिफोर मैरिज और बिफोर फर्स्ट प्रेगनेंसी, एक काम करो, इसको रहने दो, केस 2 आप पहला वो लिख लो। मैं बताता हूँ कि लिखो लिखो लिखो, मैं आपको लिख पाता हूँ कि सपोज कि भाई RH नेगेटिव मदर है जो, सपोज RH नेगेटिव मदर प्रेग्नेंट विथ RH पॉजिटिव बेबी। ओके, तो RH नेगेटिव मदर जो है वो RH पॉजिटिव बेबी से प्रेग्नेंट हुई, तो ज्यादातर ऐसा ट्राई रहता है कि ब्लड ग्रुप पहले ही चेक कर लिया जाता है, खास करके RH फैक्टर को पहले ही चेक कर लिया जाता है। अब इससे क्या होगा, ध्यान से समझना, कि मान लो कि ये मदर प्रेग्नेंट है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब मान लो कि ये प्लेसेंटा है, ओके, तो मान लो कि ये अपना क्या है, प्लेसेंटा है, इधर तक अपन ने बात की। अब मैंने ये बताया कि जो प्लेसेंटा के बाहर यहाँ पे बेबी होगा, मान लो कि ये बेबी है, ठीक है, ये बेबी है। अब मान लो कि ये बाहर मदर का ब्लड है, और अंदर प्लेसेंटा के अंदर की साइड जो भी ब्लड अगर है या बॉडी फ्लूइड जो भी है, वो किसका है, बेबी का है। ये मैंने आपको ये बताया कि भाई मदर जो है वो है RH नेगेटिव, और ये बच्चा क्या है, RH पॉजिटिव। गलती से अगर यहाँ से ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया या ब्लड कांटेक्ट में आ गया, तो क्या होगा कि मदर जो है वो बेबी के खिलाफ बना देती है क्या, एंटीबॉडी। ये ज्यादातर क्या होता है कि जब डिलीवरी होती है ना, तब ये होता है। तो क्या होता है कि फर्स्ट जो अपन बोलेंगे कि प्रेगनेंसी होगी ना, तो पहली बार ये कांटेक्ट में आओगा, तब IgM ज्यादा बनते हैं एज कम्पेयर टू IgG।
तो उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो बेबी को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा और मदर को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फर्स्ट डिलीवरी जो होती है वो सेफली हो जाती है। तो फिर से मैं लिख रहा हूँ ये यहाँ पे, ध्यान से समझना कि मान लो कि मदर जो है वो RH नेगेटिव है और उसका जो बेबी है वो RH पॉजिटिव है, ठीक है। इससे क्या होगा कि मान लो कि इफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और पार्चुरेशन, पार्चुरेशन मतलब बेबी की डिलीवरी होती है, उसको अपन बोलते हैं पार्चुरेशन, इफ एनी ब्लड कॉन्टैक्ट occurs बिटवीन, ये बिटवीन है बाय द वे नहीं है, ठीक है, बिटवीन मदर्स ब्लड एंड जो अपना बच्चा है यानी कि बेबीज ब्लड, अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो वहां पे क्या होगा, फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स होता है, फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स वहां पे देखने को मिलता है। और फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स होगा तो इम्यून रिस्पॉन्स में आते हैं कौन, बी लिम्फोसाइट्स। और ये जो आपके बी लिम्फोसाइट्स है वो दो तरीके के सेल्स बनाते हैं, एक बनाते हैं वो कौन से सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, और दूसरे बनाते हैं मेमोरी सेल्स। ओके, प्लाज्मा सेल्स के पास भी एक खासियत होती है कि ये भी आप देखोगे तो ये IgM प्रोड्यूस कर सकते हैं और दूसरे ये IgG प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जब भी कुछ भी होता है तो आप मेमोरी बनाने का ट्राई करते हो, अटैक नहीं करते। पहले जब आप पे अटैक होता है तो आप क्या करते हो, मेमोरी बनाते हो कि इसके पास क्या चीज़ है। तो पहली बार में IgM जो होते हैं वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू IgG। एज की मेमोरी सेल्स भी क्या बनाएंगे, IgM, तो ऑटोमेटिकली वो है ना, ऑटोमेटिकली जो भी है वो टकली वकली जो भी है, तो लेकिन IgM जो है वो ज़्यादा होता है। अब क्या होता है कि मान लो कि फिर से इन लोगों ने बेबी का प्लानिंग किया, इनको पता ही नहीं चला कि पहली बार में ऐसा कुछ ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसा हो गया, इन्होंने फिर से ट्राई किया। मतलब कि विद इन 3 मंथ्स ऐसा बोला जाता है कि ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि 3 महीने के बाद ये एंटीबॉडीज जो होते हैं ना वो क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं या अपने आप में खत्म हो जाते हैं। लेकिन नाउ इफ विद इन 3 मंथ्स ऑफ पीरियड में इफ फीमेल हैव अगेन RH पॉजिटिव बेबी, RH पॉजिटिव बेबी ऑन प्रेगनेंसी, तो क्या होगा, फिर से चांसेस है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। देखो बच्चा RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है, वो दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहाँ पे आती है कि ब्लड कांटेक्ट में आया तब दिक्कत आती है। एंड इफ एनी ब्लड कांटेक्ट, एनी ब्लड कांटेक्ट occurs between mothers and child's blood, तो यहाँ पे जनरेट होता है सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स। कौन सा, सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। अब आप मेरे को एक बात बताओ, सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स होता है ना उसमें IgG जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू IgM, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, 3 मैं दिखा रहा हूँ, IgG ज़्यादा होंगे। और IgG जो है वो अटैकिंग सेल्स है, ठीक है, ये एक्टिवेट करता है किसको, मैक्रोफेजेस को,
फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं, इन सबको ये एक्टिवेट करने का काम करते हैं। और ये इनका क्या काम करे, ये कहीं ना कहीं क्या कराएंगे, ये हीमोलाइसिस कराने का काम करेंगे। ये हीमोलाइसिस कराएंगे। अब मेरे को ये बात बताओ आप कि ये सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स में हीमोलाइसिस कितना होगा, बहुत ज्यादा होगा। मतलब इतना ज्यादा होगा, देखो हीमोलाइसिस एंटीबॉडी जो होते हैं वो एंटीजन का करती है। मतलब मेरे को एक बात बताओ, ये प्लेसेंटा है और यहाँ पे ये आपका फीटस है, ठीक है। ये फीटस ऐसा बना देते हैं, इसके दो हाथ है, पैर है, जैसा भी। और ये मदर का अपन बोलते हैं कि क्या है, वूम्ब है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे मदर का ब्लड है और यहाँ पे फीटल ब्लड है। अब मेरे को एक बात बताओ कि अमाउंट में जो ज्यादा होगा वो मारने का काम करेगा। इफ मदर आर एच नेगेटिव होके ये आर एच पॉजिटिव है, तो जो नेगेटिव होता है जिसके पास वो एंटीजन नहीं होगा वो क्या करेगा, एंटीबॉडी बनेगा। तो इसने आर एच के खिलाफ क्या बना दी, यहाँ पे बहुत सारी एंटीबॉडी बना दी। अगर बच्चा एंटीबॉडी बनाता ना, बच्चा उल्टा होता, मदर आर एच पॉजिटिव होती और बच्चा नेगेटिव होता, तो बच्चा भी एंटीबॉडी बनाता। लेकिन आप समझो कि बच्चा नेगेटिव बना लेता, मैं ये बताता हूँ कि अगर बच्चा सॉरी एंटीबॉडी बनाता है तो वो मदर के पूरे ब्लड को थोड़ी मार सकता है। तो इसलिए उसमें दिक्कत इतनी नहीं आती है जितनी दिक्कत कहाँ पे आती है, आर एच नेगेटिव मदर और आर एच पॉजिटिव बेबी में जितनी दिक्कत आती है उतनी उल्टे में नहीं आती। ये एंटीबॉडी बनाता है, अब मदर का ब्लड बहुत सारा है तो उसमें प्लाज्मा सेल्स बहुत ज़्यादा होंगे, एंटीबॉडी बहुत सारी बनेगी। ये पूरे के पूरे फीटल के जो भी न्यूट्रिएंट्स जो फ्लूइड होता है उसको क्या कर देता है, खत्म करने का काम कर देता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हीमोलाइसिस होगा। हीमोलाइसिस होने की वजह से क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना कि नाउ जो आपका चाइल्ड है ये फीटल अंदर है तब भी हो सकता है, या तो पार्चुरेशन के दौरान भी हो सकता है। पार्चुरेशन हो गया, मैं बोलता हूँ कि डिलीवरी होगी, बच्चा बाहर आ गया, लेकिन कांटेक्ट तो हुआ ही था, तो एंटीबॉडीज तो आई थी, तो वो एंटीबॉडीज बच्चे के ब्लड में जाके उसको मार देती है। तो इसलिए मैंने चाइल्ड लिखा कि बाहर आने के बाद भी हो सकता है। चाइल्ड मे बी सेम, मे बी बिकम, क्या क्या हो सकता है, ध्यान से समझना। वो अनेमिक हो सकता है, पहली कंडीशन। दूसरी, उस चाइल्ड में क्या हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। क्या हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, या तो वो मर भी सकता है। इतनी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। ये समझ में आया। तो पहले इम्यून रिस्पॉन्स में कुछ नहीं हुआ, फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ, रिकैप दे देता है कि भाई मान लो कि मदर जो है वो आर एच नेगेटिव है और उसका बच्चा आर एच पॉजिटिव है। तो पहले में अगर बच्चा बाहर आते टाइम अगर ब्लड कॉन्टेक्ट हो गया तो कुछ नहीं होगा, आईजीएम बच जाएगी, उतना कुछ नहीं होता। लेकिन विद इन 3 मंथ्स ये फीमेल फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर से इसको आर एच पॉजिटिव बेबी आता है। उस समय अगर फिर से ब्लड कॉन्टेक्ट थोड़ा भी हुआ तो क्या हो जाएगा, आईजीजी ज्यादा अमाउंट में बनेगी और वो बच्चे को खत्म कर देगी। तो पहले तो हीमोलाइसिस होगा तो बच्चा अनेमिक हो जाएगा। हीमोलाइसिस जब होता है तो आप पूछते हो कि जॉन्डिस क्यों होता है, क्योंकि हीमोलाइसिस में जब हीम भी टूटता है ना तो वहां पे बिलीरुबिन बनता है। क्या बनता है, बिलीरुबिन, और ये एक बाइल प्रोडक्ट है, और बाइल प्रोडक्ट अगर ज्यादा आएगी तो वो क्या करवा सकती है, जॉन्डिस करवा सकती है। अपन जॉन्डिस देखेंगे डाइजेशन वाले चैप्टर में। तो ये जॉन्डिस करवा सकती है और बच्चा मर भी सकता है। तो अपन ने क्या बोला कि भाई पहली प्रेगनेंसी में तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरी प्रेगनेंसी में आपको चिंता करने की। लेकिन एक बार एक केस ऐसा आया कि भाई पहली ही प्रेगनेंसी में हीमोलाइसिस इतना मैसिव हो गया और बच्चे की डेथ हो गई। तो आपने बोला कि भाई ये कैसे हो सकता है, तो ऐसा बताया गया, समझना केस 3। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली प्रेगनेंसी के पहले ही मदर के पास एंटीबॉडी हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है, अगर प्रेगनेंसी ही नहीं हुई है तो उसके पास एंटीबॉडी कैसे आ गई। तो हो सकता है अगर उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर हो गया है प्रेगनेंसी से पहले, तो हो सकता है कि उसके पास क्या आ गई है, एंटीबॉडीज आ गई है। तो याद रखो कि इफ मैरिज से पहले या पहली प्रेगनेंसी से पहले किसी ने आर एच नेगेटिव कोई फीमेल है, उसने आर एच पॉजिटिव का ब्लड अगर उसके में थोड़ा भी आ गया है तो उसने पहले से ही एंटीबॉडी बना दी है, और 3 महीने में अगर उसने कंसीव कर लिया तो दिक्कत हो सकती है। तो लिखो बिफोर
3 months of blood contact during pregnancy or parturition. ठीक है, कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या पार्चुरेशन. इफ RH नेगेटिव फीमेल get blood from RH positive person, तो क्या हो जाएगा? नाउ शी ऑलरेडी हैज formed antibodies against RH antigen. So in this case, अब इस केस में क्या होगा? पहले से इसके पास तो है. इन दिस केस, on first pregnancy, even on first pregnancy, hemolysis can be seen on blood contact. ऑन ब्लड कॉन्टैक्ट, यानी कि यहाँ पे आपने देखा कि मदर पहली प्रेगनेंसी थी, लेकिन प्रेगनेंसी के मतलब ऐसा हुआ कि ब्लड कांटेक्ट आज हुआ, मान लो कि आज पार्चुरेशन हुआ या प्लेसेंटा से ब्लड कांटेक्ट हो गया, उसके 3 महीने पहले कभी ना कभी उसने ट्रांसफ्यूजन करवाया हो, एनेमिक हो और ट्रांसफ्यूजन करवाया हो उसने, लेकिन तब अगर उसने RH पॉजिटिव का लिया है तो उसने तो ऑलरेडी फॉर्म कर लिया, एंटीबॉडी पहले ही फॉर्म कर दिया ना भाई, तो फिर ये दिक्कत करवा सकती है. और इससे क्या हो सकता है, तो देखो, इन इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, या तो लिखो इन RH इनकम्पेटिबिलिटी, क्या क्या दिक्कतें हो सकती है. याद रखना कि IgG जो होते हैं आपके, इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो होते हैं, दैट कैन क्रॉस प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा क्रॉस कर सकते हैं एंड किल द चाइल्ड, किल द चाइल्ड. अब पहले क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले समझना कि अनेमिया हो सकता है पहला. अब अनेमिया क्या होता है? ड्यू टू हीमोलाइसिस. हीमोलाइसिस हुआ तो अनेमिया हो सकता है. दूसरा हो सकता है इडीमा, जिसको अपन बोलते हैं हाइड्रोप्स, क्योंकि भाई कंसंट्रेशन कम हो रही है तो कहीं ना कहीं वाटर इनबैलेंस हो जाता है, तो ये हो सकता है. अच्छा, एक हो सकता है कर्निक टेंस भी बोलते हैं इसको. ठीक है, ये कहीं ना कहीं सेरिबेलर जॉन्डिस का रूप ले लेता है, कहीं ना कहीं बच्चों में ये जॉन्डिस को अपन कर्निक टेंस बोलते हैं, या फिर आप लिख दो जॉन्डिस को अलग से भी लिख सकते हो. ठीक है, और बच्चे की डेथ भी हो सकती है. तो इतनी सारी चीजें हो सकती है. आप इसको आराम से लिख सकते हो कि बच्चे को अनेमिया हो सकता है, हाइड्रोप्स हो सकता है, कर्निक टेंस हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, या बच्चे की डेथ हो सकती है. डेथ का स्पेलिंग बहुत बढ़िया लिखा है अपन ने, इसको वापस से कंप्लीट कीजिए हैं. ठीक है, ये डेथ है. तो डेथ के साथ मस्ती नहीं करने की कभी भी. हाँ, तो ये समझ रहे हो आप, हाइड्रोप्स में क्या होता है? अकुमुलेशन ऑफ वाटर हो जाता है. ये कुछ नहीं है, अकुमुलेशन ऑफ वाटर. कर्निक टेंस में क्या होता है? न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू जॉन्डिस. न्यूरॉन्स क्या हो जाएंगे? डैमेज हो जाएंगे.
ये याद रखना। तो यहाँ पे आपको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का डेफिनेशन समझ में आया कि भाई हम जो हीमोलाइसिस हो रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए जो इमेच्योर आरबीसीज को अपन पैदा करते ही जा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो इंक्रीमेंट हुआ है जो नंबर में इमेच्योर सेल्स का, उसको अपन ने बोला इरिथ्रोब्लास्टोसिस। क्योंकि ये फीटल में हुआ है इसलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं, फिटालिस। तो लिखो इन ऑर्डर टू compensate for lost RBC due to hemolysis, baby या fetus produce more and more immature RBCs. More and more immature RBC. ओके, और इसी कंडीशन को अपन बोलते हैं, दिस कंडीशन नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, इरिथ्रोब्लास्टोसिस। है ना, इसका मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस का मतलब क्या होता है। इरिथ्रोसाइट जो होते हैं वो मैच्योर है, इरिथ्रोब्लास्ट जो है वो इमेच्योर है, तो यहाँ पे इमेच्योर सेल्स होते हैं, तो इरिथ्रोब्लास्ट उनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस। और फिटालिस इसलिए बोलते हैं कि भाई ये कंडीशन कहाँ पे होती है, फीटस में होती है। एंड एज इट एज if it is seen in fetus, ये कहाँ पे देखने को मिलती है, अपन फीटस में देखने को मिलती है, तो इसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। समझ में आ गया, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस बोलते हैं इसको। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि भैया प्रॉब्लम प्रॉब्लम बता दी, अब इसमें इसको प्रिवेंट करने के लिए कोई ट्रीटमेंट है या कुछ प्रोसीजर है तो वो बताओ। तो लिखो फॉर प्रिवेंशन ऑफ, फॉर प्रिवेंशन ऑफ इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए शॉर्ट में पहले तो लिख दो एंटी आर एच एंटीबॉडी रोगन। क्या लिखना है आपको, एंटी आर एच एंटीबॉडी रोगन, RHOGAN। अब मेरे को एक बात बताओ, जब ये यहाँ पे आर एच एंटीजन किसी भी आर एच पॉजिटिव पे था तो उसके खिलाफ क्या बनती थी, एंटीबॉडी, तो उसको क्या बोलते थे, एंटी आर एच एंटीबॉडी, एंटी आर एच एंटीबॉडी बोलते थे इसको। ओके, कि भाई ये एंटी आर एच एंटीबॉडी है, ये अपन इसको बोलते थे। लेकिन लेकिन याद रखना कि इसको अपन ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं, इसका भी एक एंटीबॉडी बनाता है, इस पूरे का ये एंटी आर एच एंटीबॉडी जो होती है ना, इसके खिलाफ अपन बनाते हैं एक एंटीबॉडी, तो वो कहलाया जाता है रोगन एंटीबॉडी, उसका नाम होता है। कौन सा नाम होता है, एंटी आर एच एंटीबॉडी रोगन, ऐसा उसका नाम है। याद रहेगा आपको, है ना। आर एच एंटीबॉडी जो होता है, एंटी आर एच एंटीबॉडी होता है, उसको भी अपन कंपनसेट या उससे लड़ने के लिए अपन जो बनाते हैं वो होता है एंटी, यहाँ पे दो बार एंटी आएगा, है ना, दो बार एंटी आएंगे, तो इसको मिटा के यहाँ पे लिखो एंटी, एंटी आर एच एंटीबॉडी, यानी कि जो आर एच के खिलाफ की जो एंटीबॉडी थी उसके भी खिलाफ में अपन एक एंटीबॉडी बना रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाता है एंटी, एंटी आर एच एंटीबॉडी रोगन बोला जाता है इसको। अब इसमें करना क्या होता है वो समझो ध्यान से,
कि इफ मान लो कि फिर से मैं यहाँ पे एक प्लेसेंटा बना रहा हूँ, ये एक प्लेसेंटा बनाया अपन ने, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर इस तरीके से फीटस ऐसे पड़ा होता है, ठीक है। फीटस इस तरीके से यहाँ पे पड़ा होता है, ये इसके हाथ होते हैं, ऐसा ही दिखता है फीटस, ठीक है। ये डिस्क लाइक ऐसे स्ट्रक्चर होता है, प्रोजेक्शंस होते हैं इसके, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे अंदर आते हैं प्लेसेंटा के। तो ये है प्लेसेंटा आपका, जहाँ से सारे न्यूट्रिएंट जाते हैं। अपन क्या करते हैं कि एंटी एंटी आर एच जो एंटीबॉडी रोगन जो होता है वो यहाँ पे इसको दे देते हैं थ्रू इंजेक्शन। तो यहाँ पे कौन सी एंटीबॉडी दे दी अपन ने इसको, रोगन एंटीबॉडी, ठीक है। ये क्या करेगा, ध्यान से समझना, ये पहले तो ब्लड कांटेक्ट ही नहीं होने देगा, इट विल प्रिवेंट कांटेक्ट। ऐसा एक्चुअली कांटेक्ट को प्रिवेंट नहीं करता है, कांटेक्ट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी के कांटेक्ट को ये रोक देता है। तो इसको बोलेंगे कि प्रिवेंट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ये क्या करेगा, एंटीजन और एंटीबॉडी के रिएक्शन को होने ही नहीं देगा। तो सेम चीज आपको क्या करनी है कि ध्यान से समझना कि मदर आपको पता है कि आरएच नेगेटिव है और पहली प्रेगनेंसी में उसको बच्चा आरएच कौन सा आया था, पॉजिटिव आया था। तो क्या कर रहा है कि बिफोर प्रेगनेंसी, तो जाओ पूरा ही लिखते हैं, क्या है कि पूरा लिखोगे तो दिक्कत नहीं होगी, आप इसको थियरी में भी लिख सकते हो कि इफ मदर इज आर एच नेगेटिव, मदर क्या है, आर एच नेगेटिव, एंड ऑन फर्स्ट प्रेगनेंसी शी गॉट आर एच पॉजिटिव बेबी। तो अपने को ये मान के चलना है कि कहीं ना कहीं इम्यून रिस्पॉन्स हुआ होगा। तो अपन पहले से ही मान के ही चलेंगे, देन फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स यहाँ पे हुआ ही होगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है कि चाहे पहली प्रेगनेंसी हो, दूसरी प्रेगनेंसी हो, कोई भी प्रेगनेंसी हो, आपको ये चीज करनी है कि बट इफ बिफोर प्रेगनेंसी शी ट्रीटेड विथ रोगन एंटीबॉडी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा हूँ। इसको रोगन एंटीबॉडी से आपने क्या किया होगा, तो अपन इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, सो वी कैन प्रिवेंट हिमोलाइसिस। इतना समझ में आया था, ओके। ये मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया कि भाई अगर पॉसिबल है तो आप पहले ही दे दो, लेकिन अगर आप सेकेंड प्रेगनेंसी में भी अगर आप उसको दे रहे हो तो ये क्या करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होने वाला है, ठीक है। एक असर्शन रीजन में एक लिखो, असर्शन लिखो, एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी between mother and her fetus rarely caused problems। आपके मन में ये सवाल नहीं आया कि भैया आपने तो बता दिया कि भाई अगर किसी आर एच नेगेटिव और आर एच पॉजिटिव, ये मदर है और ये बेबी है, इनके बीच में कांटेक्ट हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अब ब्लड ग्रुप में तो अपन ज्यादातर देखते हैं कि अगर मम्मी का ए प्लस हो
और बच्चे का बी प्लस भी आ सकता है या ए बी प्लस भी आ सकता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पे क्यों नहीं होता है, तो एक चीज समझो कि इसके लिए जो अपन बोलते हैं ना, वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, वो आईजीजी प्रोड्यूस होते हैं। जबकि एबीओ के लिए जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं, वो लार्ज अमाउंट में आईजीएम ही प्रोड्यूस होते हैं, आईजीजी प्रोड्यूस नहीं होते। तो मतलब इतने अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं होंगे आईजीएम इस वाले कॉन्टेक्ट में, पहले प्राइमरी वाले में। और सेकेंडरी में जब होंगे उसके पहले तो क्या हुआ होगा, एंटीबॉडी चले ही गए होंगे। तो इतने रेयरली ये देखा जाता है कि भाई वहाँ पे आईजीजी प्रोड्यूस इतने रेयरली होते हैं। तो उस कंडीशन में मदर और फीटस के लिए, हाँ, अगर आपने किसी को ब्लड ग्रुप उल्टा चढ़ा दिया तो फिर वो टपक ही जाएगा। लेकिन मदर और जो फीटस होता है उन केस में अपन देखते हैं कि आईजीएम वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं और वो प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर पाते। आईजीएम बड़े होंगे, बड़े मॉलिक्यूल्स है ना, पेंटामरिक, तो वो प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर पाते। और प्लेसेंटा अगर वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पे अपने को कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती। जबकि मदर के केस में ऐसा, सॉरी, आरएच के केस में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे आईजीजी बहुत जल्दी ही प्रोड्यूस हो जाते हैं और वो मार देते हैं। तो यहाँ पे रीजन लिखो कि बिकॉज द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड आर लार्ज अमाउंट आईजीएम, ओके, आईजीएम टाइप ऑफ एंटीबॉडी। और एक चीज समझना कि आईजीएम जो होते हैं दैट डू नॉट क्रॉस प्लेसेंटा। तो इसकी वजह से वो कहाँ, प्लेसेंटा अगर क्रॉस ही नहीं कर पा रहे तो वो बच्चे को मार ही नहीं पाएंगे। तो ये इसका रीजन हो जाता है, ओके। अच्छा, अब कल से अपन चालू करने वाले हैं, हार्ट में चालू कर दूंगा, यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है आपका वो शुरू हो जाएगा। उसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ना बोल के अपन बोलते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं उसको, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इसके लिए आपको क्या करना है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के लिए ब्लड के जितने भी चैप्टर वीडियोज है ना, ब्लड पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जितने भी है ब्लड के, ये 4 है कि नहीं पता नहीं मेरे को, लेकिन इस केस में अगर देखा जाए तो आपको एनिमल टिश्यू का लेक्चर नंबर 9 से लेके 9, 10, 11 और 12, ये चार आपको देख के आने हैं। ये देखा होगा तो ब्लड अपन सीधा शुरू कर देंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में ब्लड में आपको जो मैंने अभी पहले पढ़ा लिया ना, ये सब आरएच एंटीबॉडी, ये सब वो उसमें पहले से दिया हुआ है, ब्लड वाले चैप्टर में दिया है, और अपन इसको एनिमल टिश्यू में कवर करते हैं। तो इतना आपको याद रखना है। एक चीज लिखनी हो तो लिख दो, ये आपको कभी काम में नहीं आएगी, अभी नीट नीट में नहीं काम में आएगी। पीसीबी परसेंटेज क्या होता है, तो लिखो वॉल्यूम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स, है ना। अब ये पीसीबी क्या होता है, इसको बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। मैं बता रहा हूँ कि ये होता क्या है। मान लो कि ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसमें आपने क्या किया कि ब्लड भर दिया पूरा, ये पूरा आपने यहाँ पे ब्लड भर दिया। आफ्टर सम टाइम, इसको टाइम देते हो आप कि ब्लड सेट हो जाए, और सेट होने के बाद आप क्या देखते हो कि ब्लड ऐसे सेट होता है, नीचे यहाँ पे कितना ब्लड सेट होता है। उसके बाद एक पतली लेयर आपको व्हाइट कलर की दिखती है, और उसके बाद ऊपर इसका सीरम जमा हो जाता है, यानी कि प्लाज्मा जमा हो जाएगा। ये जो इतना पार्ट होता है ना, 45% के आसपास होता है, और ये होता है ब्लड सेल का। पीसीबी में सिर्फ आप इरिथ्रोसाइट्स भी गिन सकते हो, लेकिन पूरे को भी गिन सकते हो, क्योंकि ये 1% होता है। 1% के लिए अपन ऐसा नहीं बोलेंगे कि WBC 0.1% या 1% अलग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं बोलते। इसीलिए टोटल 45% में अपन गिन लेते हैं। ये पीसीबी जब ब्लड सेट हो जाता है तो सारे कॉर्पसल्स नीचे बैठ जाते हैं, तो वो उसको अपन पीसीबी बोलते हैं। और हिमेटोक्रिट वैल्यू जो होती है वो आरबीसी के नंबर को ही
डिनोट करती है, लेकिन हिमेटोक्रिट और पीसीबी कहीं ना कहीं सेम ही होते हैं, क्योंकि 0.1% आप डब्ल्यूबीसी को अलग कैसे करोगे। ठीक है, तो हिमेटोक्रिट अगर कोई पूछ ले तो याद रखना, ये सारी चीज, ये सारे टर्म आपको मेडिकल में काम में आएंगे। अभी के लिए अपन इतना ही रखते हैं। अब मैं एक बार आपको पहले से बता देता हूँ कि आज तक अपन ने क्या क्या कवर किया है। जब भी एनिमल टिश्यू शुरू किया था, तब से मैं आपको एक रिवीजन दे देता हूँ, ध्यान से समझना। बहुत छोटी सी बात है, कोई बंद करके चला नहीं जाएगा, वरना फंस जाओगे भाई, लंबा फंसोगे। देखो, एनिमल टिश्यू जब भी स्टार्ट किया, तब मैंने आपको ये बताया था कि टिश्यू की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। टिश्यू में सेम सेल्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट सेल भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनका सेम फंक्शन भी हो सकता है, डिफरेंट फंक्शन भी हो सकता है, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अभी तक जो अपन बहुत सारी ऐसी डेफिनेशन होगी जो आपने बचपन में पढ़ी थी कि भाई सेम फंक्शन वाले जो सेल्स होते हैं उनको टिश्यू बोलते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। टिश्यू के फंक्शन अलग अलग हो सकते हैं। मान लो कि मैं आपको बताता हूँ कि कॉलमनर सेल्स होते हैं, उसमें अगर मॉडिफिकेशन हो जाए तो बीच में क्या आ जाता है, गोबलेट सेल आ जाते हैं। गोबलेट सेल जो है वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, जबकि ये वाले सेल जो होते हैं वो सिक्रीट, म्यूकस थोड़ी सिक्रीट करेंगे भाई, ये कुछ और सिक्रीशन करेंगे, लेकिन म्यूकस सिक्रीट नहीं करते। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे टिश्यूज होते हैं जिसमें मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अच्छा, हिस्टोलॉजी किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। और अभी तक अपन ने एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ये 4 टिश्यू को अपन ने कवर करने की बात की थी। उसमें से ये 2 जो टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ये मैंने आपको कब बताया है। मस्कुलर टिश्यू अपन कहाँ कवर करने वाले हैं, मसल वाले चैप्टर। नर्वस टिश्यू अपन कवर करने वाले हैं कहाँ पे, न्यूरॉन्स वाले चैप्टर में। ये दोनों अपन ने कर दिया है, कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा एक चीज़ समझना कि कनेक्टिव टिश्यू के साथ ही मैंने आपको बोन्स पढ़ा दिया है, कार्टिलेज भी पढ़ा दिया है। ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू के साथ ही मैंने आपको क्या पढ़ा दिया है, ब्लड पढ़ा दिया है। अब एक लिम्फ बाकी रहता है, वो मैं इस 18th वाले जो चैप्टर है आपका, मतलब अभी तो नई एनसीईआरटी आ गई, तो उसमें ये जो आपका कार्डियोवास्कुलर यानी कि बॉडी फ्लूइड वाला जो चैप्टर है उसके लास्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, लोकेशन सारी की सारी मैंने आपको बताई है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ये सारे के सारे नोट्स जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल जो है अपना ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे ज्वाइन करना है। भाई टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना बहुत वो हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो एक काम करूँगा, यहाँ पे लास्ट में मैं आपको क्यूआर दे दूंगा, तो उससे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो तब तक पढ़ते रहिए, और पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करके आना। ब्लड में मैं सीधा हार्ट से शुरू कर दूंगा, हार्ट के कंपार्टमेंट से शुरू कर दूंगा, ब्लड में फिर से रिवाइज नहीं कराऊंगा, भले ही आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तब तक के लिए ओके, गुड बाय एंड थैंक यू। सो या, चलो बाय।